मैं सुमित सर फ्रॉम देवएक्स एकेडमी और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और जो कि आपकी मैथ की आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आप सभी लोग को 11th क्लास पास आउट करने के लिए बहुत बहुत बधाई और आप लोग 12th में आ गए हो। तो देखिए, 12th के लिए भी आपको बड़ी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, सभी लोगों को दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। और 11th आपने जैसे भी पढ़ी है ठीक है, लेकिन 12th में बहुत सारे आपके ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको क्लास 11th की नॉलेज होना ज़रूरी है। उन्हीं में से एक चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले हम आपके 11th क्लास का कुछ आपको रिकॉल करा देते हैं, जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका 11th क्लास में सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन था, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, इतनी फंक्शन क्या होते हैं, इतनी नॉलेज आपको क्लास 11th में मिल गई थी। ठीक है, तो हम इस क्लास में उसे आपको रिकॉल करा देते हैं और आगे के लिए थोड़ा बेस तैयार करा देते हैं, जिससे कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और एक्सरसाइज आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है नहीं, जिसमें कि है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इम्प्लिसिट रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जो भी होते हैं वो सारा सब कुछ इसमें आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए लेट आपके पास में कोई दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। तो आपके पास में सेट ए है जो वो है 1 2 3, ये सेट ए के एलिमेंट हैं, और सेट बी जो है वो है ए बी रख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में दो। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे आप करेंगे ए क्रॉस बी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलो मैं यदि इसे थोड़ा सा छोटा लिखूं, हाँ यस, देखिए मैं अगर इस चीज़ को स्पेस कम लेते हुए लिखूं तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। आपका जो सेट ए है वो है 1 2 3 एंड जो आपका सेट बी है, ठीक, वो है ए कॉमा बी। अब इनको हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो देखना है वो है, उसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि सेट ए का पहला एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आप करेंगे 1 कॉमा ए, 1 ए के साथ बनाएगा, 1 बी के साथ भी बनाएगा, फिर 2 इनके साथ बनाएगा दोनों के साथ, फिर 3 दोनों के साथ बनाएगा। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। इस तरह से ये हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का सेट बी के साथ में। ठीक है नहीं, लेट आपको यदि एक ही सेट दे रखा है, आपको सेट ए ही दे रखा है, ठीक, सेट ए आपको दे रखा है और सेट ए का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और इनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सेट ए का अकेले का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो सेट ए का ए के साथ ही निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि दूसरी तरफ भी ए ही लेंगे, दूसरी तरफ भी ए ही लेंगे, 1 2 3 ए का ए के साथ में निकालेंगे। जब आपको एक ही सेट दे रखा है तो ए का ए के साथ में निकालेंगे और सेम वही प्रोसेस होगी, ए के साथ में इन तीनों को लोगे पहले, फिर सेकंड के साथ में दोनों को लोगे, तीनों को लोगे, और फिर थर्ड एलिमेंट है, यानी सभी एलिमेंट का
सेकंड वाले सेट के सभी एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो ये आपका बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक, देखिए 1 के साथ में मैंने तीनों को बना दिया। अब 2 के साथ में तीनों को बनाएंगे, ठीक है नहीं? तो 2 के साथ तीनों को बनाते हैं, 2, 1, 2, 2, 2, 3। 2 के साथ में भी, अब 3 के साथ में तीनों एलिमेंट को लेंगे। तो देखिए 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो देखिए ये जो आपके हैं इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक, और ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं मैं बताऊं आपको। तो ऑर्डर पेयर इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो पहला एलिमेंट है वो आपके पहले सेट से बिलोंग करेगा और आपका दूसरा एलिमेंट है वो आपके दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है नहीं, इस वजह से ये ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास में कहानी आती है रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन क्या होता है तो देखिए ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relation between element x to element y from set 1a to set b। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, लेट आपके पास में मेरे पास में कोई सेट है और सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये उस सेट के एलिमेंट है। ठीक, सेट बी देखिए सेट ए के साथ में ही हम निकाल लेते हैं। तो सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा हमारा देखिए आपको पता है ए क्रॉस ए बनेगा तो सेकंड साइड में भी आप ए ही मानेंगे। ठीक है नहीं, जिसके के कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से आपका निकलेगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 1, 1, 2। चलो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है नहीं, ये सेट आपका बड़ा है, हम थोड़ा सेट छोटा ले लेते हैं जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा छोटा बनेगा। ठीक, तो देखिए ए क्रॉस ए के साथ में निकालूंगा तो ए क्रॉस ए के लिए आप दोनों ही जगह पे आप सेट को लिख लेंगे। इससे क्या है कि आपको आसानी होगी समझने में, आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो देखिए ए क्रॉस ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकलेगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3। ठीक, अब 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो ये हो गया है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आपको इस तरह से डिफाइन है, रिलेशन आपको दिया है कि x, y एंड ये इस तरह से डिस्क्राइब है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे रोस्टर फॉर्म में सेट करते हैं। तो देखिए आपका रिलेशन निकल के क्या आता है, तो रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा कि जैसे जैसे सेट 1 से आप x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे आपको y एलिमेंट मिलता जाएगा। ठीक है नहीं, तो देखिए आपको ऑर्डर पेयर कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ आप जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करते हैं y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, x की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। अब देखिए x की वैल्यू आप 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 4, बट 4 तो इधर में है ही नहीं, तो ये तो आपके रिलेशन में आएगा नहीं। ठीक है नहीं, तो आपका जो रिलेशन हुआ है वो हुआ है 1, 2 1 और 2, 3। तो देखो हमने आपको बताया था कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है नहीं, अब इसमें 1, 2 है, 2, 3 भी है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई है, यहाँ से ये चीज़ आपको दिखा दी गई है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो देखिए इसके बाद में हम आपको बताते हैं, चलो इसके बाद आपको बताते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक, आपको तीनों ही चीज़ें बताई जाएंगी। आपको डोमेन क्या होता है, ठीक, रेंज क्या होती है
और कोडोमेन क्या होता है। ठीक, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा दूंगा और एग्जांपल देके ही समझा देते हैं। ठीक है, उससे क्या है तो मैं थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, चीज़ें बेटर तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो देखिए आपका इन्हीं को ले लेता हूँ मैं। ठीक, सेट ए का और सेट ए के साथ में ही रिलेशन था, तो इधर में 1 2 3 और ये भी 1 2 3। ठीक, ये इस तरह से है, 1 का 2 के साथ में, ठीक, 1 2 के साथ में और 2 3 के साथ में, इस तरह से रिलेशन है कोई आपका। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके जो रिलेशन के बीच में आपका जो रिलेशन है, रिलेशन में सेट ए में सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट उस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो डोमेन होता है। ठीक है, नहीं, डोमेन उस रिलेशन का डोमेन होता है। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन आपका हो जाएगा, या यहाँ भी लिख लेते हैं तो 1 2। ठीक, ये डोमेन हो जाएगा। अच्छा देखिए रेंज क्या होती है, तो सेकंड यानी कि सेट बी के सेकंड जो एलिमेंट हैं रिलेशन के अंदर जितने भी सेकंड एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो रेंज होते हैं आपके। तो यहाँ पे जो आपके रेंज होगी, सॉरी कोडोमेन नहीं रेंज, तो रेंज आएगा 2 3, ये आपकी रेंज हो जाती है। ठीक, और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट का सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन होगा वो आपका 1 2 3, ये आपका कोडोमेन होगा। ठीक है, नहीं, तो इस तरह से आपका डोमेन रेंज कोडोमेन क्लियर हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये आपकी नॉलेज जो थी अभी तक की जो जानकारी दी है मैंने, ये आपके क्लास 11th की थी। इसके बाद में आगे आता है क्लास 12th। ठीक है, नहीं, और क्लास 12th में आपको दिया है अब यहाँ से आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद बताते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए अब आता है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ठीक है, नहीं, या रिलेशन कितने टाइप के कितने तरह के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और जो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा इफ, यदि, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा इफ ए कॉमा ए कोई भी सेट दे रखा है, तो किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट उससे ऑर्डर पेयर बने आपका ए कॉमा ए, यानी कि सेम। ठीक है, नहीं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर या बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, फॉर एवरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एवरी, आप साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं, फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू अ सेट ए। ठीक, आपका जो प्रत्येक ए है वो किसी सेट को बिलोंग करे। देखिए फॉर एवरी के लिए आप ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कि जो भी रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू अ सेट। ठीक, या ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, देखिए सेकंड आपका आता है सिमेट्रिक। ठीक है, आपका जो भी रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी इस तरह से है, मैं तीनों को एग्जांपल आपको यहाँ बाद में दे दूंगा। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी इस तरह से है, सिमेट्रिक आपका इस तरह से आएगा कि इफ, यानी आपका जो भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, रिलेशन सिमेट्रिक होगा यदि इफ A1, A2 belongs to relation R, this imply that, यानी कि इससे ये बात निकलती है कि A1, A2 यदि रिलेशन को फॉलो करेंगे, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो A2, A1 also belongs to relation R।
ठीक, यदि A1 A2 रिलेशन को बिलोंग करें तो A2, A1 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। यानी कि देखो यहां से ये चीज पलट दी है, A1, A2 यहाँ पे फर्स्ट वाला सेकंड वाला एलिमेंट, यहाँ सेकंड वाला और फर्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है नी। तो यदि ये बिलोंग करता है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए, और बिलोंग करेगा यदि रिलेशन सिमेट्रिक है तो, ठीक। फॉर ऑल, ठीक, फॉर एवरी या फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू सेट A, ठीक। नंबर थर्ड, आपका जो तीसरा आपका रिलेशन आता है वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव होगा यदि इफ A1 आपका कोई फर्स्ट एलिमेंट A2, A1, A2 एंड A2 पे बात फिनिश हो रही है, A2 से शुरू, A1, A2 और A2, A3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। यदि A1 और A2 और A2, A3 बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन को, दिस इंप्लाई दैट, इससे ये बात आगे निकलती है कि A1, A3 यानी A1 पहला वाला और A3 लास्ट वाला, ये A1, A3 ये ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक। ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R, ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक। फॉर ऑल A1, जितने भी A1 है, A2 और A3 बिलोंग करने चाहिए सेट A को, ठीक, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्लियर हो जाता है। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है नी। तो चलो मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं आपको। तो देखिए आपका सेट जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा तो, ठीक, तो आपके पास में सेट A है और सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3। अब चलो A क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है नी। रिफ्लेक्सिव बाद में, पहले इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए A क्रॉस A, आपका A क्रॉस A जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1, 1, 2, 1, 3। अब इससे आगे 2, 1, 2, 2, ठीक, और यहाँ पर हो जाता है 2, 3, उसके बाद में आता है 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो इस तरह से आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको कोई भी रिलेशन दे रखा है, ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और किसी रिलेशन के अंदर में आपको 1A यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, जो भी आपके जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट यदि खुद एलिमेंट 2 टाइम आ जाए, यानी खुद के एलिमेंट का रिपीट हो जाए दोबारा से, इस तरह से चीजें आपको मिल जाएं, ठीक है ना। रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3, यानी जो भी आपको जो भी एलिमेंट है उसका डबल मिलता है, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3, 3। यदि ये चीज मिल जाती है तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद यदि एक्स्ट्रा चीज कुछ भी आ जाती है, एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाता है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमें चाहिए वो जरूर होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं, ये ऑर्डर पेयर यदि मिल जाते हैं तो आप कहेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्शन है, ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए बात आपकी सब हो गई, ठीक। सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है कि आपको देखना है, सिमेट्रिक में आप क्या देखेंगे कि आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं कि देखिए 1, 1, ठीक है, 1, 1 के लिए पलट दो, यहाँ पे बताया गया है यदि A1, A2 बिलोंग्स टू R, देन दिस इंप्लाइज दैट A2, A1 आल्सो बिलोंग टू R, यानी A1, A2 यदि रिलेशन के अंदर हैं तो A2, A1 भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए। जैसे यदि 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी होना चाहिए, इसका उलट होना चाहिए, ठीक। यदि देखिए यदि 1, 3 है, यदि 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, और ये चीज सबके लिए लागू होती है, ठीक। जितने भी 1, 2
इसका उल्टा होना चाहिए, 2,3 इसका भी अपोजिट होना चाहिए, 3,1 इसका भी अपोजिट होना चाहिए। यदि सारे अपोजिट मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक। थर्ड में देखिए आपको कहानी इस तरह से है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। यदि देखिए ये कहता है कि यदि पहला कोई आपको कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें A1 A2 कोई ऑर्डर पेयर है, दूसरा जो जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से शुरू होगा दूसरा। ठीक है। तो पहले का और दूसरे का लास्ट, पहले का पहला और दूसरे का लास्ट, ये ऑर्डर पेयर भी मिलना चाहिए, तब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। लेट मान के चलो कि 1,2 आपके पास में कोई ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन को बिलोंग करता है, दूसरा 2,3 भी है, ये भी बिलोंग करता है। तो रिलेशन के अंदर पहले का पहला और दूसरे का लास्ट वाला ये भी होना चाहिए, यानी 1,3 होना चाहिए। यदि इस तरह से ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं आपको रिलेशन के अंदर तो आप कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक। इसमें एक बात और है कि मान के चलो कि आपको रिलेशन के अंदर कोई रिलेशन इस तरह से है कि 1,2 तो दे रखा है बट 2,3 नहीं दे रखा है, सिर्फ पहले वाला दे रखा है, दूसरा वाला दे नहीं रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है तो तीसरा आप बताएंगे कैसे, ये भी नहीं है। तो अब इसे ट्रांजिटिव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो इस तरह का जो भी आपका रिलेशन होगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि भाई जब पहला है जब दूसरा ही नहीं है तो तीसरे को बताएंगे क्या? ठीक है ना, जब दूसरा है नहीं तो तीसरे को बताएंगे क्या? तो इसी वजह से ये जो आपका रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ रिलेशन आपके हो जाते हैं। और देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे जो भी। देखिए ये आपका आता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, एम्प्टी रिलेशन कौन से होते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं। ठीक। ये तीनों ही रिलेशन के बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनको समझा देते हैं, तो आपको क्या है कि एक्सरसाइज समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कोई भी रिलेशन सेट ए के अंदर, यानी सेट ए के अंदर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा या कहलाता है। ठीक है नहीं, जब वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होगा। ठीक, ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन सेट ए के अंदर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यदि तीनों ही तरह से वो रिलेशन है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। ठीक। सेकंड आपकी बात आती है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होते हैं? तो देखिए सेट ए के अंदर कोई भी रिलेशन, यानी सेट ए से ए के अंदर या सेट ए से बी के अंदर कुछ भी, यानी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो। ठीक है, उनमें उनके रिलेशन में पहले सेट का, लेट सेट ए है, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ में किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है तो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। और वहां पे आप आर रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ये रिलेशन आर फाई, और ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। नंबर थर्ड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन से होते हैं? तो वे रिलेशन सेट ए टू सेट बी के अंदर वे वाले रिलेशन जिनमें सेट ए आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं, और सेट बी में भी कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से रिलेटेड है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है नहीं, तो क्या होता है कि आपका जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक, जहां पे कि आपका जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, यानी कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं वे पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर रिलेशन में हों।
तो आपका रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक, इस तरह से आपका ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। और मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। आगे की एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन आपको और अलग से दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि आप लोग को मेरी वीडियोज पसंद आती हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्याक्ष अकेडमी।